फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर में। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज अपन यहाँ पर कुछ फैक्ट और डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंट इंडियाज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि अभी प्रोटेस्ट हुआ जिसमें युवा लोगों ने नीट पेपर लीक की वजह से काफी ज्यादा आंदोलन किया और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया। और भारत के जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो कौन बनाए गए हैं? प्रहलाद जोशी जी को नए भारत के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इनको 25 जुलाई से जिम्मेदारी दी गई है। इनकी जो नियुक्ति की तिथि आप लोग याद रखिएगा क्या है, ये है। इनके पहले कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कि अभी हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द T20 में हाफ सेंचुरी, यानी कौन? भारत के वैभव सूर्यवंशी जो है वो T20 में, अभी हमने देखा कि हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 3 T20 सीरीज का जो था उसका भी हाल ही में समापन हुआ, जिसमें से 3 में से 2 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जो है वो क्या है, हाफ सेंचुरी लगाई है। तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो सबसे कम एज में T20 में आपकी शतक इन्होंने लगाया है, अर्धशतक लगाया है, हाफ सेंचुरी लगाई है। पहले उसमें इन्होंने 18 गेंद में 50 रन का योगदान दिया, जिसमें इन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे। और तीसरे में भी इन्होंने 81 रन की पारी आपकी खेली है। तो भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं कौन? वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अभी हमने देखा था कि IPL में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और इनको IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इमर्जिंग प्लेयर, यंगेस्ट प्लेयर, काफी सारे पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो भारत का कम उम्र का सितारा जो आगे चल के भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर आपका रहा है? Who topped the recently released Global Terrorism Index 2026? तो इसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप पर रहा है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो एक मामला देखा गया है, दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली जितनी मौतें हैं उनमें से 28% में जो है वो पाकिस्तान का आपका रहा है। और घटनाओं में जैसे हम लोग बात करें कि जो तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? इसमें टॉप पर पाकिस्तान रहा है। इसमें जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की एक आपकी रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग में कौन है? पाकिस्तान टॉप पर रहा है, जहां 2025 के दौरान आतंकवाद से जुड़ी करीब 1139 मौतें रिकॉर्ड की गई है और करीब 1045 घटनाएं यहाँ पर हुई है। भारत की स्थिति की बात करते हैं, भारत इसमें 13th नंबर पर है, 13वें स्थान पर भारत आपका रहा है। दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली कुल मौतों में से 28% जो है वो घटनाएं आपकी जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। ये अगर अपन बात करें तो 5 प्रमुख देश हैं, जैसे पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, ठीक है। बुर्किना फासो जो है वो 2nd नंबर पर, माली 3rd नंबर पर, नाइजीरिया 4th नंबर पर और सीरिया जो है वो आपका 5th नंबर पर है। ये दुनिया के 5 आपके देश हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको अगर अपन बात करें, ये जो इंडेक्स है ये किसने जारी किया हुआ है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स आपका एंड पीस ने ये रिपोर्ट आपकी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान को टॉप पर आपका रखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कभी अपन अपने घर में बम को बनाएंगे तो कभी ना कभी वो बम जो है वो घर के अंदर फटेगा ही। तो दुनिया में आतंकवाद के काफी सारे गढ़ जो हैं वो पाकिस्तान में स्थित है, कई आतंकवादी संगठन वहां पर संचालित हैं, तो वहीं पर जो है वो घटनाएं वहां पर घटित होंगी, ये स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत जो है वो आपका शुरू किया हुआ है? इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन जल राहत टू असिस्ट दिस फ्लूड रिलीफ ऑपरेशन, यानी बाढ़ से राहत देने के लिए असम में भारतीय सेना ने यह अभियान आपका शुरू किया हुआ है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना, राहत सामग्री की आपूर्ति करना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देना। तो हम देखते हैं कि वर्षा के समय में असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में से एक ऐसा स्टेट है जहां पर बाढ़ की समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो अभी हाल ही में वहां बाढ़ की स्थिति बनी, जिसकी वजह से इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य रहा, बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे इलाकों में फंसे लोगों को
सुरक्षित निकालना। तो सेना जो होती है वो केवल सीमा पर सुरक्षा ही नहीं देती है, अगर देश में कोई भी और भी आपदाएं आती हैं तो वहां पर भी आपका एक तरीके से काम को संचालित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आईएनएस मालवन को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है ना। वेयर हैज आईएनएस मालवन बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी में जो मालवन है उसको कहां पर शामिल किया गया है, तो ये आईएनएस कादम्बा नौसेना वैसेन है जो कारवार कर्नाटक में है, उसको वहां पर शामिल किया गया है। तो भारत का एक आपका महाई श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी आपका ये युद्धपोत है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक युद्धपोत है जिसको भारतीय सेना में आपका शामिल कर लिया गया है। इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से आपका ये दूसरा है। 80% से अधिक इसमें स्वदेशी उपकरण और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। भारतीय नौसेना ने इस वर्ष 7 युद्धपोतों को कमीशन किया है, उनमें से आपका ये एक है। वर्ष के अंत तक लगभग 12 युद्धपोत जो है वो आपकी कमीशन किए जाने की आपकी कारण है। इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें, इसकी अगर श्रेणी की अपन बात करते हैं तो ये महाई श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, यानी ये पनडुब्बी को नष्ट कर सकता है, इसकी क्षमता है, इसलिए इसको पनडुब्बी रोधी हम लोग बोलते हैं। निर्माण की बात करें तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका जो है वो निर्माण किया गया है, और हमने अभी इसमें देखा कि इसमें टेक्नोलॉजी और जो उपकरण है इनमें से लगभग करीब देखा जाए तो 80% जो उपकरण है वो भारतीय या स्वदेशी आपके लगे हुए हैं, जो स्वदेशीकरण हम लोगों ने यहाँ पर बोला है। भूमिका की बात करेंगे तो पनडुब्बी रोधी है, सतह पर युद्ध करना, निगरानी करना, खोज और बचाव करने में, कभी जैसे युद्ध की स्थिति बनती है तो पनडुब्बी पर आक्रमण करने में आपका ये है। सतही युद्ध में नहीं, कभी सतह पर युद्ध होता है तो वहां पर भी ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो वायुसेना प्रमुख जो है वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो है वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आपके शामिल रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की एक ये महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत उठाया गया कदम है, जिसमें हमने देखा क्या 80% जो है वो स्वदेशी उसमें उपकरण और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। नेक्स्ट की अपन बात करेंगे कि हाल ही में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा और कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए ऑपरेशन विधि पालक की शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है ना। तो कहां पर किया गया है, इसकी शुरुआत बिहार में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में ही देखा कि साइबर धोखाधड़ी से सावधान करना। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के काफी सारे मामले दुनिया में देखे जा रहे हैं, तो उससे जागरूक करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, डिजिटल अरेस्ट की जानकारी देना। आजकल जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास कॉल आते हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट के बारे में धमकाया जाता है, जिससे काफी लोग उसके शिकार बन जाते हैं। तो इन सब की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें 2 मुख्य उद्देश्य आपके और है, नशा उन्मूलन और यातायात के नियम। और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए इसका एक कार्यशाला जो थी वो गांधी इंटर कॉलेज पुनवा गोलक बिहार में इसका आयोजन किया गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीकू का लॉन्चिंग जो है वो कहां पर की गई है ना। वेयर वाज पीकू द ऑफिशियल मस्कट ऑफ 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली लॉन्च्ड। तो कहां पर आपका किया गया, इसका जो लॉन्चिंग है वो दिल्ली में किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम में इसका आपका अनावरण किया गया। किसने अनावरण किया, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया। और इसके साथ साथ क्या थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो भारतीय बैडमिंटन संघ के जो है वो आपके क्या हैं, आपके अध्यक्ष हैं। तो ये मैस्कॉट है, शुभंकर है। जब कोई भी खेल का आयोजन किया जाता है तो उसका एक शुभंकर, एक मैस्कॉट लॉन्च किया जाता है, ये इसका शुभंकर है जो इसको लॉन्च किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहां पर विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई है ना। वेयर हैज द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, यानी दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इसको शॉर्ट में हम लोग एआई बोलते हैं, इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए एक दुनिया भर में संचालित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना। तो इसकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, यहीं पर संगठन बनाया गया। तो कहां पर बनाया गया, आपका ये चाइना में बनाया गया। हाल ही में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए संघाई चाइना में इसकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें काफी सारे सदस्य जो लोग हैं वो आपके मिलके इन्होंने काम किया।
और 29 देशों ने एक समझौते के साथ यहाँ पर एक नए संगठन का एक नींव रखी, जिसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य की अगर अपन बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना, यानी कि इसके नियम क्या होंगे, किस तरीके से काम करेगा, क्या एक दूसरे को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 29 सदस्यों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को आपका शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है ना। द पोर्ट ऑफ ओडिशा विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज ड्यू टू मिसाइल अटैक इन ए मेजर पोर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी किस कंट्री का जो बंदरगाह है वो आपका ओडिशा है। कहाँ का है हमारा, यूक्रेन। तो यूक्रेन अभी आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन रसिया पिछले काफी समय से युद्ध के उसमें है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत रसिया ने जो है वो यूक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह पर क्या किया है, आपका हमला किया है, जो ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यानी उत्तरी जो हम लोग बात करें उत्तर और पश्चिम में किसके पड़ता है, काला सागर है ना। तो यूक्रेन में आपका स्थित एक बंदरगाह जो काला सागर के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, वहां पर अभी रसिया ने जो है वो यहाँ पर अटैक किया, जिसके वजह से भारत के 4 नाविकों की भी इसमें मौत हो गई। एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्या था, हमारा भारत का बंदर जो शिप था उस पर अटैक हुआ, उसके वजह से आपके भारत के 4 नाविक आपके इसमें शहीद हो गए, जिसकी भारत सरकार ने जो है वो काफी ज्यादा निंदा की है। ठीक है, तो यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक है, और ओडिशा जो बंदरगाह है अनाज आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र था। तो यहीं से जो था वो अनाज का निर्यात किया जाता था यूक्रेन का। तो वहां पर रशिया ने आपका जो था वो यहाँ पर हमला किया, जिसके वजह से आपका ये काफी ज्यादा वर्तमान में चर्चा में रहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यानी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी भी इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली। तो वर्तमान में कहां पर आपका महाराष्ट्र में आपका स्थापित किया जा रहा है, थाने क्रीक फ्लोमिंग अभयारण्य में आपका ये स्थापित हुआ है। इसका जो उद्देश्य है अपन बात करेंगे, भारत में एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यानी एक अभयारण्य होगा, यहाँ पर पूरी निगरानी है, सही तरीके से कौन सा पक्षी आ रहा है, कौन सा पक्षी जा रहा है, कौन सा विदेशी पक्षी आया, इस सब की पहचान करने के लिए पूरा जो काम होगा वो किसके आधार पे होगा, एआई के आधार पर होगा। महाराष्ट्र के आपके मुंबई में आपका स्थित है थाने क्रीक फ्लोमिंग अभयारण्य में आपका स्थापित किया जा रहा है। पक्षियों की सुरक्षा में सुधार होगा, जैव विविधता संरक्षण आपका होगा, प्रवासी पक्षियों की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी कि कौन सा पक्षी जो है वो बाहर से आया तो कब पक्षी बाहर गया, इस सब के बारे में इससे जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो ये करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इन सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और डेली हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रही होगी, इसलिए इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।